जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक। हमारा चल रहा है इसमें साइंस और ये लास्ट है रसायन विज्ञान। इसके बाद आपका लुसेंट का जो सामान्य ज्ञान का बुक है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ओके, तो रसायन विज्ञान का भी ध्यान से देख लीजिए। और जिन लोगों को भी पीडीएफ में या कहीं पे कोई दिक्कत होता है ना, तो टेलीग्राम पे जो ग्रुप है वहाँ पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं और साथ ही इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ कीजिए। मेल पे मैसेज में क्या होता है ना कि 2-3 दिन टाइम लग जाता है, बहुत मेल आता है और सब मेल को चेक करना दिक्कत हो जाता है। आप लोगों को भी कहेंगे कि चेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि मतलब क्लिक नहीं कीजिएगा, इतना सारा हैकिंग वैकिंग होता है ना। तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हम तुरंत रिप्लाई दे देंगे इंस्टेंट, लेकिन ईमेल वाले पे ना थोड़ा टाइम लग जाएगा। ओके, अभी देखो, रासायनिक विज्ञान यानी रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। मतलब ये हुआ, रसायन विज्ञान में हम उस चीज़ का अध्ययन करते हैं जो पहले जो था और फिर बाद में जो बना वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। समझिए इस चीज़ को। जैसे पानी को हमने गर्म किया तो वो वाष्प बन गया, ठीक ना, लेकिन फिर वाष्प से तो पानी बन जाएगा, तो उसको हम पढ़ लेते हैं फिजिक्स में। क्लियर। लेकिन हमने कागज़ को जलाया, वो राख बन गया, राख से फिर कागज़ तो नहीं बनेगा। तो इस टाइप का जो चेंज होता है ना, उसको हम केमिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं और केमिस्ट्री का हम पढ़ते हैं उसमें। ओके, तो केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द का जो उत्पत्ति है मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। तो कीमिया किस भाषा का शब्द है? तो मिस्र का पूछा जाता है। मिस्र का शब्द है, इजिप्ट जिसे हम कहते हैं, राजधानी कैरो है, क्रीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे तथा प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमेटिकिंग कहा जाता था। आपको याद रखना है, जो केमिस्ट्री शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कीमिया और ये मिस्र का शब्द है। लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनटीपीसी में सर बहुत बार पूछा गया ऐसा प्रश्न कि मॉडर्न साइंस का फादर। अच्छा, मॉडर्न साइंस का फादर कौन है? गैलीलियो है, ठीक ना, मॉडर्न साइंस। जबकि वही आधुनिक फिजिक्स पूछ ले तब हो जाएगा आइंस्टीन। ओके, फिजिक्स का हो जाए तो न्यूटन हो जाएगा। तो ये फादर ऑफ जो है ना, इस पर बहुत पूछा जा रहा है। 7 तारीख वाले ने पूछा था संस्कृत के पिता कौन है, तो ऐसे प्रश्न आजकल बहुत आ रहे हैं। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोजियर। अब पहला एक्सरसाइज दिया गया है, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पदार्थ दुनिया का कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाता है। उदाहरण के लिए जल, हवा, पानी, जल हो ही गया, बालू, मिट्टी आदि जो भी है, जो विरोध करेगा। मतलब आप एक मिट्टी का गोला है, उसका अगर चेंज करना चाहते हो कुछ, तो एक फोर्स तो लगाना पड़ता है ना, मतलब वो क्या हो गया? पदार्थ हो गया। पदार्थ को समझना बिल्कुल आसान है। प्रारंभ में भारतीयों एवं यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों से बनी हुई है। ये 5 तत्व हैं क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर। याद कीजिए, ये पांचों पूछा जाएगा, इन पांचों में से कौन सा नहीं ऐसे दे देगा। तो क्षितिज, जल, पावक, गगन एवं समीर। इस बार अगर आप लोग एनटीपीसी एग्जाम को फॉलो किए होंगे या सीएचएसएल को, एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा, प्रश्न आसान ही आते हैं लेकिन ऑप्शन ऐसा देगा कि आपको कन्फ्यूज़न पैदा करेगा। तो इसीलिए आप जो भी पढ़ो ऐसे याद करके पढ़ लो कि उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि वही आपका रिजल्ट बनाएगा, वही खराब कर देगा। तो पढ़ो सब कुछ, लेकिन एकदम कंसेप्ट क्लियर करके सही से याद करके पढ़ना है। तो वो 5 तत्व क्या सब था? क्षितिज, जल, पावक, गगन एवं समीर। भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहा गया। याद रखिएगा, भारत के महान ऋषि वो कौन थे? कणाद थे, कणाद। अब है पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ को 2 टाइप में किया गया है। पहला तो भौतिक प्रवर्तन या भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा क्या है? रासायनिक वर्गीकरण। जब हम फिजिक्स पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे ठोस, द्रव, गैस पढ़ लिए थे। अभी हम रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध पदार्थ पढ़ेंगे और मिश्रण पढ़ेंगे। फिर शुद्ध पदार्थ को 2 टाइप में कन्वर्ट किया गया, एक तो तत्व है और फिर यौगिक है। तत्व में धातु होगा और अधातु होगा।
जबकि यौगिक में कार्बनिक और अकार्बनिक है और मिश्रण में समांग और विसमांग है। मतलब इतना सारा क्या है, केमिस्ट्री का वर्गीकरण है। ओके, तो भौतिक वर्गीकरण में थोड़ा बहुत जो दिया गया उसको हम फास्ट में पढ़ लेते हैं। ठोस वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होगा। आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा, वही ठोस कहलाता है। जैसे कि लोहा, लकड़ी, बर्फ, ये सब क्या है, ठोस हुआ। द्रव पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है। जैसे कि अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल आदि, ये सब क्या है, द्रव है। अब है गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता है। इसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो। देखो गैस वाले में कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जब हम उसको बैलून में डाल दिए तो उसका आयतन तो फिक्स हो गया, ऐसा लगता है ना कि आयतन तो फिक्स है उसका, लेकिन रियलिटी, या फिर आयतन, चलो आयतन अलग हो सकता है लेकिन उसका आकार तो फिक्स हो गया। लेकिन बात क्या होती है ना, अगर मान लो आपका सेंट है, ठीक ना, सेंट को खुले हवा में थोड़ा छोड़ दो तो क्या होता है ना, पूरे घर में फैल जाता है, तो वहाँ पे तो फिक्स नहीं हुआ। मतलब उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है गैस में। ओके, जैसे कि हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी है वो क्या है, अनिश्चित है। अब नोट में दिया गया है गैस का कोई पृष्ठ नहीं होता, इसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपंडित यानी कंप्रेस, जैसे सिलेंडर में जो गैस भरा जाता है तो कंप्रेस करके ही भरा जाता है, तो गैस में संपिंडित यानी कंप्रेस करने का कैपेसिटी जो होता है वो सबसे अधिक होता है, आसानी से वो हो जाता है। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। ताप और दाब में, टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करके किसी भी चीज़ का हम जो फॉर्म होता है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ अब बात है, पत्थर, लकड़ी, इस सब को जलाओगे तो आग पकड़ेगा, जल ही जाएगा, पत्थर में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये केवल ठोस अवस्था में ही रहेगा। ओके, जल तीनों अवस्था में रह सकता है। बहुत बार पूछा गया है कि क्या है जो तीनों अवस्था में रहेगा, यानी ठोस, द्रव, गैस में रहेगा, तो जल हो जाएगा। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप से साम्य होता है ठोस, फिर द्रव्य और गैस, यानी ठोस से द्रव, द्रव से गैस। उदाहरण इसका क्या है, जल है। आगे कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस में बन जाता है। मतलब अगर आप उसको गर्म करोगे तो ठोस में रहेगा और फिर सीधा गैस में बन जाएगा, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन। जैसे कि आयोडीन, कपूर आदि। अच्छा, लुसेंट का ना जो साइंस वाला आप लोग कह रहे थे, तो मैंने एक स्टूडेंट ही है उनको कहा है, तो वो बना के डाल रहे हैं, ठीक ना। अभी मतलब थोड़ा आलस टाइप का है, कम डाल रहा है लेकिन डाल रहा है, ठीक ना। तो आप उसको देख सकते हैं, मैं कभी कभी उसका जो है ना शेयर कर दिया करूँगा। ओके, यहाँ पे सब्लिमेशन क्या हो गया कि जो सीधा ठोस से क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका एग्जाम्पल क्या सब है, आयोडीन, कपूर आदि। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा और पांचवी अवस्था क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। याद कीजिए इसको, तीन अवस्था तो था ठोस, द्रव, गैस, याद ही होगा, चौथा भी प्लाज्मा याद ही रहता है, पांचवा में थोड़ा दिक्कत है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, याद रखिएगा, पूछ लेता है ये सब। अब है तत्व यानी एलिमेंट। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधि से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही उसे सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। जैसे कि सोना, चांदी, ऑक्सीजन, इसको आप ना तो बना सकते हो, ना ही उसका टुकड़ा करोगे तो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, तत्व हो गया। याद रखिएगा, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, लोहा, ये सब क्या है, तत्व है। अब है आपका यौगिक क्या होता है, कंपाउंड। वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। एक निश्चित अनुपात में, देख रहे हो ना, एक निश्चित अनुपात में रहेगा। अलग थोड़ा डाल दोगे ना, जैसे H2O हमारा पानी होता है, अगर हम H3O कर देंगे तो पानी बनेगा नहीं, कुछ और बन जाएगा। तो H2O ही क्या होता है, जल होता है। यानी ये क्या हुआ, कंपाउंड हुआ। जैसे हवा हमारा है मिश्रण, मतलब वायुमंडल में जो हवा है, अभी हम लोग कहते हैं चलो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और कुछ कुछ है, तो क्या 79% नाइट्रोजन हो जाएगा, तो क्या ये हवा नहीं रहेगा, नहीं, हवा ही रहेगा ना। तो वो हवा क्या है, मिश्रण है, लेकिन जल क्या है, कंपाउंड। आई थिंक समझ रहे होगे आप लोग। तो कंपाउंड का डिफिनेशन बहुत बार पूछा गया है। इसमें क्या होता है, एट फर्स्ट तो रासायनिक रूप होता है ये, और दो या दो से अधिक भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये निश्चित अनुपात में रहेगा, ठीक ना, तभी होगा वो यौगिक।
और एक चीज़, जब ये रासायनिक है तो उसका जो गुण होगा प्रारंभिक चीज़ से अलग होगा। जैसे हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, और बन के आ गया जल, तो ट्रांसफॉर्म चेंज हो गया है ना ये, तो ये रासायनिक रूप है। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होता है। मैं यही कह रहा था कि यौगिक का जो गुण होगा, जैसे जल का जो गुण है ना, इस तत्व से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि जल दिया गया है, जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद ही जलता है। लेकिन जब इन दोनों को मिलाकर हम जल बना देते हैं तो वो क्या करता है, आग को बुझा देता है। आसान सा टॉपिक था। तो यहाँ पे एक दिया गया, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। पृथ्वी पर जो तत्व पाए जाते हैं भूपर पट्टी पे, सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक ऑक्सीजन है, ठीक ना, सबसे अधिक ऑक्सीजन है 46.60%। अगर धातु पूछ दे तब सिलिकॉन पे टिक करना है आपको, 27.72% है। एल्यूमिनियम लोहा से अधिक होता है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम 8.13% है, लोहा 5% ही है। लोहा सस्ता क्यों है, क्योंकि उसको निकालना तैयार करना सस्ता पड़ता है, इसीलिए लोहा सस्ता है, ओके। लेकिन एल्यूमिनियम अधिक है धरती में। कैल्शियम 3.6% है, सोडियम आपका 2.83%, पोटासियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%, टाइटेनियम 0.44, हाइड्रोजन 0.14%, और भी ढेर सारा अपना गैस छोटा मोटा है। पर आपको ऊपर वाला फोकस करना है कि ऑक्सीजन कितना है, 46.160 सबसे अधिक, फिर सिलिकॉन 27.72, एल्यूमिनियम 8.13 और लोहा 5%। ऊपर वाला 4 को गलती कर लोगे तो एग्जाम में दिक्कत में फंस जाओगे, ठीक ना। अब आगे है मिश्रण। तत्व यौगिक हमने पढ़ लिया, अब है मिश्रण यानी मिक्सचर। वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है। अब किसी अनुपात में मिला दूँ मतलब शरबत हो गया एक तरह से, क्योंकि मुझे याद है शरबत ना, मतलब मैं 12th क्लास में ना, हम जो जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे ना, तो वो कॉलेज जानते ही हो गाँव का कॉलेज कैसा होता है। तो वहाँ उस दिन केमिस्ट्री का लैब क्लास था, तो मैं सोचा चलो चला जाए वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कहा पानी लेके आओ, फिर उसमें चीनी दिया थोड़ा और थोड़ा नमक दिया और कहा सबको मिला दो, तो बन गया शरबत। और सर ने कहा चलो अब उसको पी लो, तो मैं पी भी लिया था, ओके। तो यही था मिश्रण। तो किसी भी फॉर्म में मिला दो बनेगा वो शरबत ही बनेगा, ठीक ना। तो वो हो गया मिश्रण आपका। मिश्रण कहलाता है, इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयव में प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया हवा, कंपाउंड में क्या था, उसको हम फिर प्रारंभिक अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वो रासायनिक अभिक्रिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये भौतिक अभिक्रिया है। अब है समांग मिश्रण। मिश्रण के 2 टाइप थे ना, एक समांग था और एक था विसमांग, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो मतलब नाम से क्लियर है, होमो मतलब आप घर पे बना सकते हो, होमो निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण धर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक, जलीय विलयन, हवा आदि। ये सब क्या है, समांग मिश्रण का उदाहरण है। मतलब जो चीज़ मिलाओगे उसका गुण आपको उसमें दिखेगा, जैसे चीनी नमक दिखेगा। फिर है विसमांग मिश्रण। अनिश्चित अनुपात में अवयव को मिलाने से विसमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसमें प्रत्येक भाग के गुण और उसके संघटक भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कि बारूद, कुहासा, ये सब क्या है, विसमांग मिश्रण है। अब यहाँ पे दिया गया है सामान्य शरीर में, उसमें था पृथ्वी में, अब है शरीर में। सबसे अधिक क्या होता है, ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% शरीर का है, ठीक ना। सबसे अधिक क्या है, ऑक्सीजन, फिर कार्बन। ऑक्सीजन कितना है, 65, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%, पोटासियम 0.03%, 3.35, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.15%, क्लोरीन 0.15%, मैग्नीशियम 0.05, लोहा है 0.004 और अन्य तत्व 0.046। याद रखिएगा इसमें सीसा नहीं पाया जाता है, सीसा पूछा जाएगा हमारे शरीर में क्या नहीं होता है, तो सीसा और क्या सब होता है याद कर लिए। और मैं फिर से पढ़ देता हूँ क्योंकि इसे याद रहना चाहिए। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटासियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा, ये सब हमारे शरीर में पाया जाता है। सीसा नहीं होता है, सीसा ही पूछेगा किसमें से कौन सा नहीं होता है, तो सीसा पे आपको टिक करना रहता है। मिश्रण को अलग करने की कुछ विधियां हैं। रवाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन, इस विधि के द्वारा कार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि से अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलयक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है।
इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर, मतलब जिसमें वो मिल जाए, मिलाकर उसको गर्म करते हैं और फिर गर्म अवस्था को कीप द्वारा छान लेते हैं। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा करते हैं। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे शर्करा और नमक, मतलब जैसे चीनी और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल के 348 केल्विन ताप पर गर्म करने पर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। इसमें मतलब गर्म करना होता है। तो ये क्या होता है? रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन। आगे है आसवन, डिस्टिलेशन। जब दो द्रव्यों के क्वथनांक में अंतर अधिक होगा तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं। अर्थात जब द्रव्य के मिश्रण को अलग अलग करने की विधि है, इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण और दूसरा क्या होता है? संघनन। डिफरेंस होना चाहिए, वैसे ही पता चल जाता है कि मान लो कोई 10 डिग्री पे उबल रहा है, कोई 40 डिग्री पे हो रहा है, तो हम इसको गर्म करेंगे, 10 पे वाष्पित हो जाएगा और इसको ऊपर निकाल लेंगे, इसको नीचे निकाल कंडेंसेट कर लेंगे, फिर वो हमको मिल जाएगा। आगे आपका ऊर्ध्वपतन, सब्लिमेशन। तो ये तो आसान होता है। सब्लिमेशन का हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे तो ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस विधि के द्वारा ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो और दूसरा नहीं। इस विधि से कर्पूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग करते हैं। याद रखो, कर्पूर ये सब सब्लिमेशन का उदाहरण है। नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, आपको ऑप्शन में पूछेगा इसमें से किसमें ऊर्ध्वपतन होता है, तो कर्पूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासीन याद रखना है आपको। अब है आंशिक आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस विधि से वैसे मिश्रण द्रव्य को अलग करते हैं जिसके क्वथनांक में अंतर बहुत कम हो। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? बहुत अधिक। इसमें क्या है? बहुत कम है। खनिज तेल या कच्चे तेल से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार आदि इसी विधि से अलग करते हैं। यानी मिट्टी तेल या इस सबको निकालना होगा तो हम आंशिक आसवन करते हैं। अब है वर्ण लेखन। वर्ण लेखन, क्रोमेटोग्राफी। इस विधि द्वारा या इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों के अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अवशोषण पदार्थ के भिन्न भिन्न दूरियों पर अवशोषित होता है। इस प्रकार वे पृथक हो जाते हैं। अवशोषण के द्वारा हम वर्ण लेखन से अलग करते हैं। अब है भाप आसवन, स्टीम। इस विधि में कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे कि एसीटोन, मेथिल अल्कोहल आदि। अब आगे दिया गया है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जिसमें पहला है द्रव्यनांक। द्रव्यनांक, मेल्टिंग पॉइंट। गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु के द्रव्यनांक कहलाता है। जब तक पदार्थ गलता है यानी ठोस के आखिरी कण तक, तब तक ताप स्थिर रहता है। यदि विशेष जो दबाव रहता है, प्रेशर जो होता है, वो फिक्स रहे। ये मतलब मेल्टिंग मतलब पिघलना, जिस पे वो पिघलता है ना, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब है फ्रीजिंग, जिस पे ठंडा हो जाएगा। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव्य जम जाएगा उसे हिमांक कहते हैं। सामान्यतः पदार्थ का द्रव्यनांक और हिमांक बराबर होता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, उससे अगर आप कम करोगे तो वो क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। थोड़ा इससे इधर होगा तो वो पानी बन जाएगा। अशुद्धि की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रव्यमान दोनों कम होता है। अगर आप उसमें अशुद्धि मिला देते हो तो उसका हिमांक और द्रव्यमान क्या हो जाता है? द्रव्यनांक दोनों कम हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अशुद्धि मिलाने से क्या होता है? द्रव्यनांक और हिमांक दोनों क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब द्रव्यनांक पर दाब का यानी प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे ये अलग अलग हो जाता है। आपको एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। उन पदार्थों के द्रव्यनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे कि मोम, तांबा। समझो फिर से, पानी है, उसमें अगर हमने बर्फ को डाल दिया तो बर्फ क्या होगा? तैरेगा। तैरेगा ना पानी में। लेकिन मोम का पिघला हुआ पार्ट है, उसमें आप मोम डालोगे तो डूब जाएगा। तो दोनों तो यहाँ पे लिक्विड ही है और ठोस ही है, लेकिन ये चेंजेज क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो मोम वाला बात किया ना, मोम और तांबा, इसमें यही चीज़ होता है, डूब जाता है। मतलब इस कंडीशन में इसका आयतन क्या होता है? गलने पर बढ़ जाएगा। आयतन गलने पर बढ़ जाएगा। लेकिन पानी में क्या होता है? गलने पर उसका आयतन जो होता है घट जाता है, जबकि जमने पर बढ़ता है। आप लोग बोतल में पानी भर के फ्रिज में डाल दो तो
बोतल का आयतन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो ठंडा होता है, तो वहाँ पे ठंडा करने पर, फ्रीज करने पर, जमाने पर वो बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे गलाने पर बढ़ता है। तो दोनों सेंटेंस को सही से समझना है और एग्जाम्पल याद करना है, ठीक ना। अब आगे दिया गया, उन पदार्थों का द्रव्यनांक दाब बढ़ने पर घट जाता है। दाब बढ़ने पर यहाँ पे घटेगा जिसका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे कि बर्फ, ढलवा लोहा आदि। याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन। क्रिस्टलीय पदार्थ, इसको लो एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो बार आप खुद से पढ़ना इस दोनों सेंटेंस को, ठीक ना, ताकि पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो। आगे, गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन। क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाता है। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। क्रिस्टलीय पदार्थ में से अधिकांश पदार्थ क्या होता है, गलने पर आयतन बढ़ता है, गलने पर आयतन बढ़ता है। इसमें क्या होगा, गले हुए द्रव में वो क्या होगा, खुद डूब जाएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही जिक्र किया था। ये अगर आपका क्लियर रहेगा ना, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि दाब बढ़ने पर उसके द्रव्यनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी सेंटेंस थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, कुछ पता नहीं चल रहा हो सकता है, लेकिन एग्जाम में ये बहुत पूछता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे प्रश्न क्या आएगा कि बर्फ पे जो स्केटरिंग करते रहते हैं लोग, तो वो बर्फ क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर पड़ता है ना, और प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, दाब जो होता है ना वो घट जाता है, ठीक ना। आगे देखो, ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मिथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। गला देंगे तो आयतन क्या होगा, सिकुड़ेगा। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लावन करते हैं। इस विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लावन करता है। सांचे में केवल, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे लोहे का सिक्का बनाना होगा, टीन का सिक्का बनाना होगा, तो आप एक खाका तैयार करो, उसमें डाल दो, ठीक, सिक्का बन जाएगा। लेकिन सोने का अगर सिक्का बनाना हो, तांबे का सिक्का बनाना हो, तो उसके लिए आप सिक्का बनाओ और फिर उसे मोहर मारो, क्योंकि ढालोगे ना और फिर छोड़ोगे तो वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, सही से छोटा हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा, सही से वो आयतन नहीं ले पाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा गया है कि सांचे में केवल वो पदार्थ ढाले जाते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि वे सांचे का आकार तभी वो पूर्णतः ले पाएंगे। अगर वो कम हो जाएगा तो फिर नहीं ले पाएगा, इसके लिए उसमें मोहर का काम आता है तब। आगे, मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ से बने होते हैं जो जमने पर आयतन बढ़ते हैं। जमने पर आयतन बढ़ेगा, उसी का मुद्रण में प्रयोग किया जाता है। लेकिन पहले तांबा का भी होता था, सोना चांदी भी होता था। सोना चांदी की मुद्राएं ढाली नहीं जाती थी, केवल उस पर मोहर लगाया जाता, स्टाम्प लगता था, क्योंकि उसका क्या होता है ना, जमने के बाद वो आयतन क्या होता है, घट जाता है, तो सही से शेप ही नहीं ले पाएगा। मिश्र धातुओं का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट उसे बनाने वाले पदार्थ के गलनांक से कम होगा। जब भी अशुद्धि मिल जाएगा ना, तो वो कम ही कर देता है, क्योंकि अशुद्धि डाल देने पर पदार्थ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ये बर्फ के साथ भी होगा। हिमकारी मिश्रण क्या होता है, फ्रीजिंग मिक्सचर। किसी ठोस को उसके द्रव्यनांक पर गलने के लिए उष्मा की आवश्यकता होगी, जो उसकी गुप्त उष्मा होगी। यह उष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है, जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रव्यनांक पर वह जल से उष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा तथा मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरणतः घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ के 3 भाग मिलाया जाता है और इस मिश्रण को -20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। अच्छा, ये जो है ना, कभी ट्राई करना, हालांकि ट्राई नहीं करना। आइसक्रीम जैसे आप दुकान से लाते हो ना, तो पूरा बर्फ जैसे जमा रहता है, आप अपने घर के फ्रिज में डाल दो, वो तो नहीं रहेगा, क्योंकि घर का जो फ्रिज होता है ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस या -1-2 पे रहता है, तो वो आपका पिघल जाएगा अपने रूम में आने के बाद। अब है वाष्पीकरण एंड वेपराइजेशन। द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है वाष्पन और दूसरा होता है क्वथनांक, बॉइलिंग या वेपराइजेशन। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्पन में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। क्वथनांक से कम तापमान पर अगर द्रव का वाष्पन परिवर्तित हो जाए तो हम क्या कहेंगे, वाष्पन कहेंगे। वाष्पन क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला तो है क्वथनांक का कम होना। क्वथनांक जितना कम होगा, वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक होगी। और क्वथनांक कहाँ कम होगा, जहाँ वायुमंडलीय दाब कम होगा। ओके, पहाड़ी वाले इलाके पे, क्योंकि कुकर में क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए खाना जल्दी पकता है। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। द्रव का ताप अगर अधिक होगा तो वाष्पन भी क्या होगा, अधिक होगा। द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी होगा। जैसे देखोगे कि पानी को फैला के रख दो तो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि उसका पृष्ठ क्या होता है, क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, इसलिए वो अधिक तेजी से वाष्पित होगा।
द्रव के पृष्ठ पर द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा उतना ही वाष्पन तेजी से होगा। और सी है, द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन का दर क्या होगा, घटता जाएगा। मतलब पानी का लेयर जितना मोटा होगा वाष्पन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पानी गर्म करने में टाइम लगेगा। अब है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर पानी उबलना शुरू होता है। दाब की किसी दिए हुए नियत मान, हर जो सामान होता है उसका अलग अलग होता है, तो दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए यह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए, उस नियत ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जिस पर वो लिक्विड में है और वाष्प में बदलना शुरू हो जाए। दाब बढ़ाने पर यानी प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर से यहाँ वायुमंडलीय दाब भी हो सकता है, ठीक ना। तो क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। और दाब घटाने पे द्रव का क्वथनांक क्या होगा, घट जाएगा। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ। दूसरा है परमाणु संरचना। देखो, मैं एक वीडियो में एक लेसन कंप्लीट किया, आप लोग इसको पूरा देखना। ऐसा नहीं कि 3 से 4 मिनट देख लिया हो गया, पूरा देखोगे तभी सही समझ में आएगा। सेशन को एंड करते हैं, जो भी जरूरतमंद है उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।